नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओंकार चौधरी जी और अभिषेक तिवारी जी, और हम बात करेंगे आजकल के ज्वलंत मुद्दों पर। स्वागत कर रहा हूं मैं दोनों महानुभावों का, और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओंकार जी से आरंभ करता हूं। ओंकार जी, ये हमारे अखिलेश यादव जी की जो यादव पॉलिटिक्स है, ये किस ओर जा रही है? क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट बनाया है, मुझे तो लगता था कि ब्राह्मण इनका एक पोटेंशियल वोटर है, और ये ठाकुरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद करके कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ 2-4 वोट बटोर लेंगे ब्राह्मणों से, तो उनसे ही झगड़ा करवा बैठे। ये क्या आपको सेंसिबल पॉलिटिक्स लगती है? बहुत धन्यवाद संजय जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभिषेक जी को नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, बात ऐसी है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आ गई थी, अब वो कैसे आई हैं कैसे नहीं आई हैं वो एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन उसके बाद से जो इनका रंग ढंग है, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो इनका बोलने का तौर तरीका है, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी, जिस तरीके से ये अलग अलग समय पर हमें आपा खोते हुए दिखाई दिए हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन में भी इन्होंने मीन मेख निकाली, और योगी आदित्यनाथ को जिनको श्रेय मिलना चाहिए उस सफल और सफलतम आयोजन का, उनकी छवि को भी मलिन करने की कोशिश इन्होंने की। ऐसे कई घटनाक्रम हैं जब अखिलेश यादव पटरी से उतरते हुए दिखाई दिए, और केवल राजनीतिक स्कोर करने के लिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी छवि खराब करने के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली जो सवाल आपने पूछा है और जो प्रकरण हुआ है, इसमें जो ये इस समय राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह उस कथावाचक को और उनके दोनों सहयोगियों को लखनऊ बुला करके सम्मानित कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, एक तरीके से निचले स्तर पर उतर करके इन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चाबंदी की है, और एक तरीके से एक डर्टी पॉलिटिक्स में कहूंगा कि की है, उससे मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव को किसी तरह का कोई और प्लस होगा या गेन होगा। देखिए, बात ऐसी है कि उत्तर प्रदेश की जिस तरह की राजनीति है, उसमें अगर हम मान लें जो ये बताते हैं कि 20% और 22% मुस्लिम मतदाता हैं, और यादव मतदाता कितने हैं वो तो सब जानते हैं, 10% भी नहीं है, तो इनको मिलाकर के भी आप कहाँ पहुंचते हैं? क्या आपको ये वहम हो गया है कि लोकसभा चुनाव में अगर आपकी 37 सीटें आ गई, आपके सहयोगी कांग्रेस की 6 सीटें आ गई, और आधी से ज्यादा सीट आपने जीत ली हैं, तो 2027 का लोकसभा चुनाव आप उसी तरह का वातावरण क्रिएट करके उसको विधानसभा सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये खुशफहमी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जहां ये घटना हुई है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ये किस जाति से थे, ये अपने आप को किस रूप में प्रचारित कर रहे थे, पंडित मुकुल मणि करके इन्होंने अपना परिचय दिया था। 2 आधार कार्ड इनके पास से बरामद हुए, जिनमें से एक पर अग्निहोत्री लिखा हुआ है, एक पर यादव जी लिखा हुआ है। जब इनका ये झूठ पकड़ा गया, पाखंड और फ्रॉड पकड़ा गया, तो उसके बाद इनकी छितर पिटाई हो गई वहां पर, और उसी को लेकर के अखिलेश यादव को मुझे लगता है कि पीड़ा है कि साहब इनका भंडाफोड़ क्यों कर दिया गया। अगर ये तो अखिलेश यादव भी, और कुछ हमारे सोशल मीडिया पर सक्रिय कई नामचीन चेहरे भी, वो कहते हैं कि साहब इस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं कि वो यादव होकर के या पिछड़े होकर के
कथावाचन नहीं कर सकते हैं। सवाल इस पर कोई खड़ा नहीं कर रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब पिछड़ी जातियों के भी, दलित जातियों के भी, अलग अलग जातियों कथावाचन करते रहे हैं, कर रहे हैं, अभी भी लोग उनको बुलाते हैं, उनको सुन रहे हैं। बात है फ्रॉडगर्दी की, गलत हथकंडे अपनाने की और आपराधिक कृत्य करने की। जो पहले दिन शाम को तिवारी जी के यहाँ भोजन था, वहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की, उनसे ये कहने की कि हम व्यास रूप में हैं, आप हमारी सेवा करो, इन जितने भी दिन कथा हो रही है, आपकी नीयत की, बदनीयती की। और अतीत में भी अब तो कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं कि अतीत में भी कुछ इनके इस तरह के कारनामे सामने आए हैं। तो मामला था वो, अखिलेश यादव को लगा कि जो उनका यादव कार्ड है उसको फिर से थोड़ा सा जरा झाड़ पोंछ करके तरोताजा कर दिया जाए। क्या इसकी जरूरत महसूस हो रही है अखिलेश यादव को? और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या आपको यकीन नहीं है कि सारे यादव आप ही के साथ हैं? क्या उनमें भी कहीं कोई सेंध लगने की कोई आपको आशंका है या गुंजाइश आपको बिल्कुल, दिखाई दे? तो बिल्कुल, वैलिड तो पॉइंट है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस पूरे प्रकरण से। अभिषेक जी, ये जो लास्ट में बात कही कि क्या यादवों पर से कुछ भरोसा डगमगा रहा था जो ये कार्य करना पड़ा, क्योंकि जो भी स्थिति बनी है उसके हिसाब से तो ये यादव वर्सेस ऑल हो गया है। और जिस भागवत कथा को लेके तमाशा ये किया गया है उसको कोई नहीं जानता था। अब वो भागवत कथा जो है वो दोबारा आरंभ हो रही है और पूरे विश्व में देखी जाएगी। हम्म। सबसे पहले आपको और ओमकार सर को बहुत बहुत प्रणाम। अ, वही लूज टॉक वाली बात है कि अनवर मकसूद पूछता है कि आपके वालिद क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे वालिद अब हारमोनियम बजाते हैं। तो बोला अच्छा, तो और बताइए आपके घर में क्या क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, हमारे वालिद हारमोनियम बजा रहे हैं। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि ये जो देश के हालात हैं इस पर आपका क्या कहना है? तो बोला हमारे वालिद तो हारमोनियम बजा रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो हारमोनियम बजा रहे हैं। और ये क्यों बज रहा है हारमोनियम? क्योंकि जो अहिरवाल बेल्ट का हरियाणा का रिजल्ट है, वैसे 2 बार वो मंच पर नाम ले चुके हैं उस भाई का जिसने यदुमुल्ला टर्म, वो स्वयं अहिर है और यदुमुल्ला टर्म यूज करना शुरू किया है। कैपिटल्स में वो भी यादव लिखते हैं। अच्छा, यादव महासंघ ने अभी लेटेस्ट जितने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के समर्थक उनको भी निकाल दिया पार्टी ने। सच तो ये है कि इस पूरे प्रकरण में अब सिर्फ समाजवादी पार्टी के यादव ही एक साइड खड़े, बाकी राष्ट्रवादी यादव भी वहां हैं और खुल के कह रहे हैं कि आज तक तो बाबा रामदेव के साथ किसी ने अपमान वाली भाषा नहीं। और मैं तो मानता हूं कि बाबा रामदेव जी का योगदान देश में बहुत ज्यादा है। ये प्योरली पॉलिटिकल, किसी कोई राहुल गांधी टाइप का एडवाइजर होगा, में होता है ना, मित्रता वाली बात होती है ना, जैसे आप अच्छा मुझे ज्ञान देते हैं तो मैं मैच्योर होता गया पिछले 3 सालों में। तो वो स्थिति है कि निदा फाजली वाली देखे कि बात बात है कि अच्छी संगत देख के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर धूप से मीठी जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप, तो वो वाली स्थिति है। तो यहाँ बढ़ई विश्वकर्मा योजना ये सब चल रहा था, एकदम मनुवादी परंपरा लाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं हम खुद आगे बढ़ के कहते हैं कि भाई मनुवाद का बढ़िया रोल रहा है। आप देखिए कि इस प्रकार से वो जापान में जो है वो सारा इंजन लोहार बनाते हैं। ये वाला माल हमको भी बाय द वे कभी एक बार देखना है और टेस्ट करना है। नहीं, लिटरली एक बार मैं जीवन में जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन-सा माल है जिसको फूकने के बाद इस प्रकार का आत्मज्ञान होता है। मतलब परंपरा, साधना, इन सब से मैंने सुना था कि भगवान महाबुद्ध जी जो बैठे बोधि ट्री के नीचे वहां पे साधना किया तो उनको आत्मज्ञान हुआ। यहाँ अलग-अलग आत्मज्ञान हो रहा है। कोको कोला वाला शिकंजी बेचता था, मैंने खुद एक बार टेस्ट किया, बोला ये वाला कौन सा है भाई? अभी मैं इससे उभरा भी नहीं था इस सदमे से कि अब ये वाला लेटेस्ट आया है। तो लेकिन इन सब लेटेस्ट के बयान के बावजूद मैं कह रहा हूँ उससे बड़ा लेटेस्ट कार्यक्रम जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव को किसी ने बताया होगा कि भाई जिस माई समीकरण के भरोसे बैठे हैं उसमें सिर्फ एम रह गया है, वाई आपके हाथ से बहुत तेजी से जा रहा है।
उसका कारण हिंदुत्व है, बहुत सारे फ्रैक्शन है, बहुत सारा फैक्टर है। ये स्थिति बिहार में भी है। बिहार में भी पिछले 6-7 सालों से मैं देख रहा हूं, अगर आप जैसे ही तिरहुत प्रमंडल गंगा के उस तरफ जाएंगे, बहुत सारे आपको राष्ट्रवादी यादव मिलेंगे जिन्होंने बोले, जो खुल के बोलते हैं कि भाई यादवों के ऊपर गुंडई करने का लेबल लगाने वाले लालू प्रसाद यादव अपने असफल बेटे को सफल करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ ही हम नहीं है। हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमारा ज्ञान चक्षु खुल चुका है। सोशल मीडिया क्रांति है, इसमें जयपुर डायलॉग्स, ओमकार चौधरी सर, जितने हमारे और राष्ट्रवादी मित्र हैं, चैनल चलाते हैं, सबका असर है और व्यापक असर है उसका। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब एक सीट के बारे में बता देता हूं। अररिया लोकसभा ऐसी सीट है जहां सिर्फ बीजेपी 11,000 के मार्जिन से जीती है। सर वहां पर लगभग 8% यदुवंशी है। अगर उन्होंने आरजेडी को वोट कर दिया होता तो आरजेडी वो सीट आराम से निकालती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब ये केस स्टडी वाली बात नहीं है, हमको बस इतना समझना है कि अररिया के यादव क्यों नहीं आरजेडी को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब पानी अब गर्दन तक पहुंच चुका है तो पता है ना कि यहां से अब ऊपर जाएगा, तो तैरने का प्रयास करना पड़ेगा। तो वही तैरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दिया हारमोनियम गिफ्ट में। और अच्छा, इनके समर्थक भी वैसे वैसे हैं, गगन यादव जैसे। अब इससे क्या होगा? किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उन 19 बच्चों को जो जेल हो गई, योगी प्रशासन तो कार्रवाई करने से चूकेगा नहीं। गगन यादव को पेन से लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो इनके बहकावे में आकर के चल गए, उन 19 बच्चों का तो कैरियर खराब हो सकता है। वैसे मैंने विनती की है सरकार से, मैं अपने हर प्लेटफॉर्म से कर रहा हूं कि समझाइए बुझाइए, चेतावनी देके छोड़ दीजिए। क्योंकि ठीक है ये ब्रेन वॉश हो गए, लेकिन है तो हिंदू ही, छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। ऐसी ही चीजों से वापस वो लौटेंगे, समझेंगे कि भाई गगन यादव या अखिलेश यादव के चक्कर में नहीं पड़ना है। इनके पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा। हाँ, फाइन वाइन ले लीजिए, कुछ पैसा वैसा जो भी बनता है, जो होता है कानूनी रूप से, वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये अखिलेश यादव जो डेंजरस पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उसका एक कारण है सर, उनको किसी ने कान में फूंक दिया है, जैसे भालू से फूंकवाते हैं ना, टाइम खराब चलता है तो। हमारे बिहार में बहुत खराब एक कहावत है कि टाइम खराब चले तो भालू के पास जाके फूंकवा लिया करो। तो अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि भाई ये जो अचानक से कुछ ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी के लिए माहौल बना के रखा था, उससे कहीं यादव ना दूर हो जाए, तो उन्होंने बोला नहीं, इसको दूर कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे। अब हुआ उल्टा, वो भी दूर हो रहे हैं और ये भी दूर हो रहे हैं। तो खैर टैलेंट है सर, टैलेंट ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं। जो आदमी जीपीएस सिस्टम से ये देख सकता है कि गाड़ी पलटी कि नहीं पलटी, आजकल तो जीपीएस। जो आदमी मानता है कि काले धन का भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है, और उसके टैलेंट को आप राहुल गांधी से नीचे तो आंक नहीं सकते। तो ठीक है। वैसे अभिषेक जी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके लौटे हैं। हाँ, अब तो इन्होंने अपने उसमें से भी हटा दिया, जो इलेक्शन में जो फाइल करते हैं रिटर्न, उसमें से भी हटा दिया है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहले था। सर हार्श रियलिटी तो ये है कि न लालू के बेटे पढ़े, न मुलायम के बेटे पढ़े, न राजीव के बेटे पढ़े। जिस प्रकार के माल का सेवन हो रहा है, हमको यही खाली पता करना है कि कहां का वो आ रहा है, किस फैक्ट्री से आ रहा है बन के। अजीबोगरीब बयानबाजी चल रही है। एक्चुअली योगी और मोदी ने इनके सोचने समझने और तर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए, और वो अब फ्रस्ट्रेशन में बाहर आ रहा है। आप कल्पना कीजिए सर, अभी तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कह दिया कि मेरे भाई के ऊपर इस प्रकार की जो बातें हो रही है, कभी आप लोगों ने जसोदा बहन और मोदी जी के पर्सनल लाइफ पर पूछा? अब जो आयु थी, अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन कंट्रोवर्शियल कैसे? 16 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध परिवार को छोड़ के निकल गया, बच्चे को छोड़ के निकल गए। उस वक्त सिद्धार्थ हुआ करते थे, निकल गए, बुद्ध बनकर लौटे। पत्नी ने पूछा कि भाई क्या अधिकार था आपको मुझे छोड़ के जाने का? तो उन्होंने कहा जो तुम्हें छोड़ के गया था वो सिद्धार्थ था, जो लौट के आया वो बुद्ध है। समाज के लिए ये सत्य है। अब समाज के लिए जो समर्पण है, होता है ऐसा। 16 वर्ष की आयु में मोदी जी छोड़ के चले गए, जो लौट के आया वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी अलग था,
उसने अपने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उसको लेकर के बार बार कहा जाता है। चरित्र चित्रण पे आएंगे तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। कौन कितना रहा है पारिवारिक, मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के बहुत सारी बातें निकल सकती है, वहां तक मैं नहीं जाना चाहता। सवाल ये है कि आपके परिवार को पता है कि 3 लड़कियों लड़के के साथ हैं, आपने गलती हो जाती है। हाँ, लड़के हैं तो यही बोल देते तेजस्वी जी कि हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ऐसा कह चल रहे हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है और ये तो तेज प्रताप यादव है, इनसे गलती हो गई। ऐसे आप सपोर्ट कर लीजिए। मोदी जी के व्यक्तिगत लाइफ पर, और जिन जिन लोगों ने आज तक मोदी जी और योगी जी के व्यक्तिगत लाइफ पे अटैक किया है, महादेव ने उनकी राजनीति समाप्त ही कर दी है। ये फैक्ट्स है। तो अब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समझदार तो नहीं, मैं इनको समझदार तो नहीं कह सकता कि समझदार है, क्या अच्छा बुला है, भला है बुरा है, समझ सकते हैं। इसके लिए भी एक इन्होंने आईटी सेल रखवा रखा है, मतलब समझने और समझाने के लिए भी इन लोगों को आईटी सेल की आवश्यकता है। तो ये स्थिति है, तो फिर इनका भगवान ही भला कर सकता है। एक और जो अब विषय बहुत महत्वपूर्ण इस समय चल रहा है, वो हमने देखा कि आरएसएस के जो हमारे सरकार्यवाह हैं होसबले जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया संविधान को लेके कि साहब कि ये संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है ये बाद में डाला गया है, ये मूल संविधान में नहीं था। और आप जानते हैं मूल संविधान को अधिकतर जनता विशेषकर एक वर्ग विशेष जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के साथ जोड़ता है, और उन्होंने उसको उद्धृत भी किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं इसका विरोध किया था, जो बात सही है। उन्होंने खुल के डिबेट में ये बोला था कि इनको दोनों को रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में भी इसको प्रपोज किया गया था कि इसमें सेक्युलर सोशलिस्ट डाला जाए। तो इस बयान को इस समय क्यों दिया गया है? बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उसमें एक चीज उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि इसको हटा पहले हम ओंकार जी को सुन लें। जी जी जी। देखिए, ये कब डाला गया था, ये जरा उस समय को याद करने की जरूरत है, और क्यों डाला गया, क्या जरूरत महसूस की गई थी कि ये शब्द डाले गए। अब बात ये आती है कि इंदिरा गांधी को इसकी क्या जरूरत महसूस हुई थी उस समय, किसका तुष्टीकरण वो करना चाहते थी, और इसके पीछे की असल मंशा क्या थी, वो थोड़ा सा उस पर सोचने की जरूरत है। और आज मैं सुबह मैंने बल्कि उसको रीट्वीट करते हुए उस पर कमेंट भी किया है। आशुतोष जो आजकल विपक्षी दलों के और कांग्रेस के पैरोकार और सलाहकार बने हुए हैं कि कौन मुद्दा कैसे उठाना चाहिए, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि साहब सेकुलर शब्द का विरोध वो कर रहे हैं जो भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बदलना चाहते हैं। तो मैंने एक उनको रीट्वीट करते हुए पूछा था कि जब ये शब्द डाले गए थे उससे पहले क्या भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था, या इन शब्दों के डाले जाने के बाद ही भारत धर्मनिरपेक्ष के रूप में जो है उस दुनिया के सामने आया है। तो ये बेहुदा बातें की जाती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है साहब। और होसबोले साहब ने देर से ही सही लेकिन एक सही सवाल खड़ा किया है, और मुझे तो लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार मंथन करना चाहिए। और अगर ये विचार संघ की तरफ से आया है तब हमें ये भी मान करके चलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि नेपथ्य में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, विचार विनिमय विचार विमर्श चलता रहता है, कुछ कुछ तैयारियां चलती रहती हैं, और एक छोटा सा जो है उसका अंश किसी रूप में मीडिया के सामने और देश के सामने लाया जाता है और अलग अलग वर्गों समुदायों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की जाती है।
प्रतिक्रिया कैसी होती है। तो बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में हम कुछ देखें, किस रूप में देखेंगे कह नहीं सकता मैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे से चलती रहती है। अभिषेक जी, इस समय क्यों? इस समय क्यों? संघ टाइमिंग को लेकर के नहीं सोचता, संघ पहले प्लान करता है, संघ पहले आपस में एक बार हो जाता है क्लियर कि हाँ हमारी अभी आगे की 25 साल की ये राजनीति है, ये रणनीति है, और उस 25 साल के शॉर्ट टर्म पे वो फोकस रखता है। वैसे तो संघ 50 साल का भी सोच के चलता है, लेकिन बीच में उनका जो गैप चलता है वो 10 साल, 15 साल, 25 साल और 50 साल ऐसे चलता है। तो उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये 25 साल की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है कि आने वाले समय में 2047 तक मोदी जी का अगर कोई विजन है तो हमारा भी तो कुछ कुछ विजन है, और उसको सरकार, यही सरकार पूरा करना है उनको। अब पिछली बार तो 400 का वाहन गलती हो गया और नहीं आया, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पर लगातार मैं बार-बार कह रहा हूं, अलग-अलग मंच पर मैंने कहा है कि भाई संघ में लगातार कुछ चीजों पे मंथन चल रहा था। वक्फ बोर्ड वाला बात आपको याद होगा सर, जब जयपुर डायलॉग्स ने 2021 या 20 में उठाना शुरू किया था, तब 2021 में बंगाल चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड पर संघ के एक बड़े विचारक ने वक्फ बोर्ड वाले बात पे बात करना शुरू कर दिया कि ये सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक है। वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो गया 370 पर। वक्फ बोर्ड के स्टैंड को देख लीजिए 2015, 16, 17, 18 और इनफैक्ट चुनाव के समय 2019 के चुनाव में जब भाजपा जा रही थी तब भी, और उसी टाइम ये राहुल गांधी इन लोगों का, फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था, कभी मोदी नहीं हटा सकता। वो शॉर्ट टर्म था कि भाई अगली बार, इस बार जीत गए हो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार अगर फुल मेजोरिटी के साथ आ गए तो 370 पे काम करना पड़ेगा। वो हो गया। तो संघ इस प्रकार की चीजें समझता है कि अगर सोशल फैब्रिक कुछ चीजों में बदलाव हो रहा है तो उसके हिसाब से एडॉप्टेशन क्या होगा। दो बड़े हिंदू संगठन रहे हैं, एक हिंदू महासभा जिसने स्वयं को सोसाइटी के साथ अपडेट नहीं किया और कुछ विचार इतने हार्श रखे जिसके कारण हिंदू महासभा एक उच्च क्लास का, मतलब जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, अच्छा विचार होने के बावजूद वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। संघ ने इस बात को समझा कि अगर हम समय के साथ नहीं बदलेंगे, अभी जिस कांग्रेस जिस फेज में जा रही है वहां पर हम बहुत अधिक हार्श होंगे, तो संभवतः हम सरकार से अभी टकराने की स्थिति में नहीं है। तो अपने आप का अपना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करो, एजुकेशन में लेके जाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजदूरों के बीच लेके जाओ, आदिवासी समाज के बीच लेके जाओ, कन्वर्जन के अगेंस्ट काम करना शुरू करो। वो एक साइकिल था जो हमको 2014 में दिखता है कि मोदी जी 282 लेकर के आ गया। डेफिनेटली मोदी जी का करिश्मा था, लेकिन मोदी जी बने कैसे? मोदी जी इस कारण बने क्योंकि 30 सालों तक भारत के जिले में, हर जिले में, हर स्टेट में भ्रमण किया, भारत को समझा, भारत के मूल तत्व को समझा, और मूल तत्व को समझने के कारण राजनीतिक रूप से इतने नरिश्ड हो गए, इतने पॉलिश्ड हो गए कि उनके आगे ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं। ये वो कारण है। तो संघ का अपना एजुकेशन सिस्टम का एक मॉडल है। उस बोले साहब का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, और आने वाले समय में सर इसके राजनीतिक बहुत भयंकर परिणाम होंगे, बड़े परिणाम होंगे। और अब आप देखेंगे कि पूरा कांग्रेस और अखिलेश यादव, राजद, ये सब अचानक से इनको कास्ट छोड़ करके सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पे आना पड़ेगा, और वो पूरा जो है ना डिरेल हो जाएगा इतने दिनों से प्रोग्राम। तो आई एम सॉरी, वो जो मनुवादी व्यवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी की बढ़ाई, राजवंशी समाज ये करेगा, चाइन मंडल ये करेगा, जिसकी जितनी भागीदारी उतना ज्यादा लोहार इंजन बनाएगा, वो सब जो कॉकटेल है वो चल नहीं पाएगा। मुझे लग रहा है वो अचानक से डिरेल हो जाएगा इस बयान के बाद। साहब, ये विश्वकर्मा समाज का क्या है कि हमारे राहुल गांधी जी जो थे, जो कह रहे हैं कि साहब कि जापान में सारा जो इंजन इंडस्ट्री है वो वहाँ के लोहारों ने बनाई, आप इससे सहमत हैं? हमारे यहाँ के लोहार क्यों पीछे रह गए? क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी विश्वकर्मा योजना ला चुके हैं,
इनके बारे में राहुल गांधी का रीजन ये है कि राहुल गांधी अपना मस्त फूके एकदम सो रहे हैं, उनको पता तो है नहीं कि देश में क्या चल रहा है। अब देखिए 2 उदाहरण दे देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा सर। एक बार राहुल गांधी जूता मोजा ट्रक ड्राइवर के साथ रात में बैठ के फोटो खिंचा रहे थे, ट्रक में घूमे। ये ज्ञान मुझे भाऊ ने परसों फोन कॉल पे दिया था, भाऊ तोरसेकर सर ने। आदरणीय भाऊ तोरसेकर सर कह रहे हैं सोच का अंतर देख अभिषेक, कि कैसे पगड़ी में बांध करके ट्रक में बैठा, लेकिन उसको ट्रक ड्राइवर की तकलीफ समझ में नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी का नया नियम यह है कि हर पेट्रोल पंप पे अब जो शहर के एंट्री एग्जिट वाला जो एनएच पे होगा, उसमें ट्रकों की पार्किंग और उन ट्रक ड्राइवर के सोने की व्यवस्था भी आपको करनी है। तो ये मूल अंतर राहुल गांधी और इसमें। उसी प्रकार से विश्वकर्मा समाज के लिए जो कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी लेके आ चुके हैं, लोन और व्यवस्था, ओंकार जी को बोलने बात है, ये भी पता करना पड़ेगा ये किस योजना का अंग है। कौन सा? मैं ओंकार जी से प्रश्न पूछता हूं और उत्तर आप देना आरंभ कर देते। अरे मुझे पता नहीं था ना, तो आपने बताना था ना सर, ये आपकी गलती है, ये राहुल गांधी का साइड इफेक्ट। मैंने तो कहा था मैं ओंकार जी से पूछ रहा हूँ। सॉरी, नहीं आपने, कंफ्यूजन हो गया, भ्रम की स्थिति नहीं, पैदा आप देखिए पूरा हुए बिना आपको नहीं जाने देंगे, आप उसका आपका 10 मिनट 15 मिनट बढ़ा दीजिए। नहीं वो बढ़ाना कुछ नहीं है, ये है कि वो जो योजना है माल फूको योजना, उसका असर है, उससे उतरेंगे। तो एक शोले फिल्म का प्रसिद्ध डायलॉग था, वो बसंती जाती है अमिताभ के पास, कहती है कि कैसे आदमी हो यार, तुम्हारा दोस्त टंकी पे चढ़ा हुआ है दारू पी करके और तुमको कोई फिक्र नहीं है। तो बोला जब नशा उतरेगा तो वो भी उतर जाएगा। तो जब राहुल गांधी जी का उतर जाएगा तो विश्वकर्मा योजना से वापस जातीय जनगणना पे आएंगे। जी, तो मैं जरा विचार ले लूं ओंकार जी के, ओंकार जी हाँ थोड़ा हमें समझाएं साहब कि ये जो इंजन वाले जो हैं, जापान वाले जो लोहार थे, उन्होंने इंजन इंडस्ट्री पूरी बना ली, हमारे वाले क्यों नहीं बना पाए? एक्चुअल में क्या है कि हम लोग कई बार राहुल गांधी जी का मजाक लेने लगते हैं, मौज लेने लगते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जबरदस्त है और उसको हम कई बार नकार देते हैं। अभी जैसे अभिषेक जी कह रहे थे कि वो ट्रक ड्राइवर के पास बैठ करके कुछ यात्रा वात्रा कर रहे थे, अमेरिका में कर रहे, मतलब हिंदुस्तान में भी नहीं, अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान और ऐसी समझबूझ कि अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों की क्या मुश्किलें हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दर्द है हर देश के ट्रक ड्राइवरों का, उसको समझने की कोशिश करना। जापान के जो परंपरागत लोहार हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन आज के जापान के निर्माण में है, उसका दिव्य ज्ञान राहुल गांधी जी को। तो ये सब चीजें हम लोग कई बार मजाक पे ले जाते हैं, मौज लेने लगते हैं। वो ये इस खोज में लग जाते हैं कि क्या कौन सा फूंक रहे हैं। तो ये सीक्रेट तो कभी ना तो मोदी जी चाहेंगे कि आपके या हमारे हाथ लगे कि वो कौन सा फूंकते हैं, और ना ही राहुल गांधी और राहुल गांधी के करीबी इस सीक्रेट को कभी बाहर आने देंगे, क्योंकि ये तो एक यूएसपी है, ये तो एक मतलब एक इतना बड़ा योगदान बीजेपी के लिए है राहुल गांधी का और उनकी पूरी जो इस समय मंडली है उनका, कि बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है मोदी जी को और उनकी टीम को। आसानी से जो है वो वहां तक पहुंच जाते हैं जो उनके टारगेट होते हैं। अलग अलग राज्यों में आप देख लीजिए। तो ये अब जो जो आइडिया राहुल गांधी देते हैं, अभी आपने ही कहा कि साहब जो आउटर में हाईवेज पर और दूसरी जगहों पर ट्रक जहां से पेट्रोल या वो डीजल लेते हैं, तो वहां पर मोदी जी ने कहा कि भाई उनके ड्राइवर्स के ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आइडिया कहाँ से आया मोदी जी को? अगर राहुल गांधी अमेरिका के ट्रकों में सफर नहीं करते तो ये बात कैसे मोदी जी के दिमाग में आती? इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जबरदस्त है। वो एक एक अभी लोहार की बात कर रहे हो जापान के, आप देखना 2-4 महीने में यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है मोदी जी
इस लाइन पर काम कर देंगे, क्योंकि आइडिया राहुल गांधी जी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर मोदी जी आगे बढ़ गए। अब ये दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात करते हैं, जातियों की बात करते हैं। ये अलग बात है कि इतने सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कभी उनको सूझी नहीं कि किसी आदिवासी वनवासी को राष्ट्रपति बनाया जाए। तो ये काम जो है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की प्रेरणा से सारे काम हो रहे हैं। और ये भी दर्द है राहुल गांधी का कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कैसे कैसे कारनामे कर रखे हैं कि ये कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मीडिया वाले जो हैं, इनके पूर्वजों के तमाम कारनामे जो है वो निकाल करके सामने रख देते हैं कि भाई देखो, इस मुद्दे पर मोदी सरकार को या मोदी जी को आप क्रिटिसाइज करने का हक नहीं रखते, क्योंकि आपके परनाना ने या आपकी दादी जी ने या आपके पापा जी ने या पीवी नरसिम्हा राव ने या मनमोहन सिंह ने, ये तो इससे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर कर रखे हैं। तो वहां इनको बड़ा अफसोस होता होगा कि बताओ यार, अगर ये सब चीजें करके ना जाते तो कम से कम मैं मोदी जी को क्रिटिसाइज तो कर पाता। तो ये सारी चीजें हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें राहुल गांधी को देखना चाहिए। और जो बहुत नेगेटिविटी का कैंपेन इस समय राहुल गांधी और उनकी टीम छेड़े हुए हैं, उसमें भी मोदी सरकार पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेती है, अभिषेक जी। नहीं, माई मिस्टेक, मैं मानता हूं कि उस महान आदमी के बारे में मेरी चूक है, मेरी समझ कम है। मैं उस महान आदमी से क्षमा चाहूंगा। उनके सभी सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश जो कि इंदिरा गांधी जैसी हेयर स्टाइल रखे, उनसे माफी चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं लोगों के भरोसे चल रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किए कि भाई इलेक्शन कमीशन वाला, वो कांग्रेस का एक्सेप्ट करना था। फिर महाराष्ट्र को गलती है ना, यहाँ पर माय लॉर्ड की गलती, आप मानोगे? अभी जो है वो डे टू डे हियरिंग भी शुरू होने वाली है, सुना 6 जुलाई से। अलग 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 बताइए, इस प्रकार की चीजें ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो सुब्रमण्यम स्वामी की बिटिया वहां पे जाके काम कर रही है, सब फोन दिखा के कर रही है, ये देखो तिब्बत में कितना अच्छा चीन ने काम किया। वो सब काम पे फोकस करना है लोगों को, कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। भटकाओ ये क्षणिक वाला भटकाओ नहीं है गुरुजी, मैं बता रहा हूं। सुहासिनी हैदर एक नंबर, उसका बैंक अकाउंट का जांच वगैरह करके एक आध ऑपरेशन सिंदूर इंडिया में लॉन्च करने की बहुत जरूरत है इस देश में। बहुत लोगों पे सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हो गई है। मतलब आप हिपोक्रेसी देखिए सर, किसी देश को कैप्चर करके कोई देश बैठा है और वहां पे डेवलपमेंट का ज्ञान दे रही है। आप छोड़िए वो डेवलप होगा नहीं होगा, आप उसको आजाद कीजिए ना जी। ये तो वही बात हो गई कि अंग्रेजों ने भारत को कैप्चर किया और कोई टाइटल लगा के सर की उपाधि लेने के लिए परेशान था, उनके पुत्र थे, खानदानी लोग। हाँ, और वहां पे एकदम बढ़िया कोट वोट पहन के मोतीलाल नेहरू जी एकदम वहां के लोगों का केस लड़ते थे भारत के अगेंस्ट में। हाँ, और कहते थे देखो ब्रिटिश ने कितना भारत को चमका दिया। ये तो वही बात हो गई, ब्रिटिश ना आते तो। अब कई लोग हैं कांग्रेस में घाघ अभी भी कहते ब्रिटिश ना आते तो ये ना होता, ब्रिटिश ना आते तो वो ना होता। अरे ब्रिटिश क्या आते क्या नहीं आते, गुजरात से कान्हा एक व्यापारिक शिप, मर्चेंट शिप लेके निकला था और यूरोप का सबसे बड़ा शिप लेकर के निकला था वास्को डिगामा। साउथ अफ्रीकन कोस्टल एरिया में उनकी मुलाकात हुई। भारत का मर्चेंट शिप उनके यूरोप के सबसे बड़े शिप से 16 गुना बड़ा था। तो ये ज्ञान लोग अपने पास रखे, वो ठीक है, चलेगा सर, कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। वैसे जो आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वो राहुल गांधी हैं ही नहीं। हाँ सर, वो तो तपस्या है, मैं तो मान रहा हूं सर, मैं तो तपस्या मतलब क्या, शरीर की गर्मी, और वो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाए और आदमी जब वेपोराइज हो जाए तो कहां से दिखेगा सर, पिघल जाता है सर। तो वो राहुल गांधी हमको नहीं दिखते, वो दिव्य आत्मा है सर, दिव्य पुरुष, महात्मा। अभी हिंदुत्व पे ज्ञान देंगे, अभी युधिष्ठिर रामायण पर ज्ञान देंगे, वो भी सदन के अंदर गले मिलेंगे।
कम बड़ी बात है सर, मोदी जी से गले मिल लिए, हम और आप थोड़ी ना मिल पाएंगे। दिव्य पुरुष तो है, मानते हैं आप। गले गले पड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप का टैलेंट चाहिए, हर एक नहीं कर सकता। एक हद दर्जे की बेशर्मी, मूर्खता, और एक किसको कहेंगे, थोड़ी बहुत उसमें इनोसेंस भी कह लो आप, जो हाँ, होती है ना इनोसेंस वो भी कह लो। संजय बाल संजय जी जिसने वो लाइव देखा था ना, मैं लोकसभा में था उस समय। अच्छा, 40 मिनट तक नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए हैं और हाँ। धुआंधार उनके खिलाफ बोल रहे थे। 40 मिनट धुआंधार उनके खिलाफ बोल रहे थे और अचानक नाटकीय अंदाज में वहां से चलते हैं और चल करके मोदी जी के गले पड़ते हैं जाकर के। एक्सीलेंट केस है सर, इसलिए मैं बोला कि मेरा अनुभव राहुल के बारे में एकदम अलग है। वो मोदी जी भी, मैं जल्दी से मोदी जी को हक्का बक्का करना आसान नहीं है, लेकिन उसमें हाँ। मोदी जी भी हक्के बक्के रखे कि ये क्या हो रहा है। ये क्या वही- बवाल है भाई? लेकिन एक काम बस अच्छा किया कि उठे नहीं अपनी जगह से, हाँ क्योंकि इसने भी तो इशारा किया था कि खड़े हो जाओ, मैं बिल्कुल तुम्हारे गले समझ पड़ना गए। चाहता हूँ। समझ गए होंगे मोदी जी की आज फिर आई है, बंदा आई है। देखिए, मैं कांवड़ यात्रा करता हूं सर, और हर साल करता हूं, आप तो जानते हैं, सावन के महीने में। तो मैं जानता हूं कि लोग हाई कब होते हैं, और वहां पूरे वो तो विधि व्यवस्था रहती है वहां तो। चिलम में भरा चटकाया चिलम, और एक बार में 10-10 किलोमीटर पैदल एक से एक लोग है यात्रा करने वाले, साधु संत समाज के लोग जो आते हैं। वो तो खैर कुंभ में भी मुझे मिले थे कई जान पहचान के संत। तो वो लोग अलग ढंग से हाई होते हैं, तो वो परमात्मा वाला जो एक फीलिंग लाने के लिए वो हाई होना पड़ता है, तो वो अलग है सर। वो मैं मानता हूँ, राहुल गांधी के अंदर वो क्वालिटी तो है। भाई आप मुझे ये बताइए ना, जो आदमी 90 से ज्यादा विधानसभा के चुनाव हार चुका हो, जो आदमी लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुका हो, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप कितना हाई है। हाँ, फिर इसका उत्तर देता हूँ सर एक शेर के ये साथ। कोई ये कोई आसान काम थोड़ा है। इतने नहीं, चुनाव हारने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस कि वो रोज उठ करके जो है वो देश के प्रधानमंत्री को गरियाता हो, ये तो मतलब या तो कोई ऐसा गुण है आपके अंदर जो आपको इस कदर कॉन्फिडेंट बना देता है, और या फिर मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, आप निरे वही हैं कि आप में कोई सोच नहीं है, आप में कोई हारने की ग्लानि नहीं है, और किसी तरह का कोई प्रायश्चित ही नहीं है कि आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, बल्कि आप हर चुनाव के साथ कोई नया बहाना गढ़ते हैं ताकि तोहमत आपके सिर पर ना आए, आपके कार्यकर्ता आपकी काबिलियत पर सवाल खड़े ना करें, आपके नेता आपकी कैफियत तलब ना करें कि भाई आप में कोई क्वालिटी ही नहीं है, पार्टी इतने चुनाव हार चुकी, इसलिए चुनाव आयोग, ईवीएम, मतदाता सूची, कोई ना कोई नया बहाना लेकर के आओ, और इकोसिस्टम आपके साथ है ही। हाँ, तो एक एक शेर के साथ समाप्त करता हूँ। एक शायर बहुत हाई हो गए थे। नहीं, नहीं, अभी कहाँ समाप्त करते हैं? प्रश्न मुझे नहीं, नहीं, पूछना है। मैं अपनी बात इस टॉपिक पे, एक शायर बहुत हाई हो गए थे संजय सर। मुशायरे में पहुंचे, बोला कि पॉलिटिकल व्यक्तियों, एक शेर सुनाता हूँ। कुत्ते की दुम के ऊपर कुत्ता, उसकी दुम के ऊपर कुत्ता, उसकी दुम के ऊपर कुत्ता, और उसकी भी दुम के ऊपर कुत्ता। किसी ने फ्रस्ट्रेट होके बोला आगे बोलो, तो बोला उसकी भी दुम के ऊपर कुत्ता। बोला आगे, बोला पत्रकारों का बैलेंस देख रहे हो, पत्रकारों का बैलेंस देख रहे हो कैसे सेट कर रखा है। पत्रकारों का बैलेंस तो खैर सेट हो गया। अब ये बताइए कि ये जो योगी जी और हेमंता जी जो बैलेंस सेट कर रहे हैं, ये क्या है? आ, क्या कहें सर, कभी कभी इस देश की अकलियतों के लिए दिल दुखता है, मन में होता है जब दिल दुखता है कि एक आध सैंडविच और खा लेता, क्योंकि भूख लगती है सर, दिल दुखता है तो। देखिए, अच्छा। हाँ, जिस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है और जिस प्रकार से लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से बॉर्डर में बिजली के खंभे को तोड़ तोड़ के ड्रग निकाले जा रहे हैं, मतलब कुछ चलने ही नहीं दिया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में फिर से 1200 लोग डिपोर्ट कर दिए गए, 1200 बांग्लादेशी मुसलमान। और
ये बताता है कि सेंट्रल ने अपना जो है पॉलिसी बदल दिया। बोला खुल के हाथ है मेरा मोदी जी और हेमंता बिश्व शर्मा जी आप लोग के ऊपर, एकदम खुल के बैटिंग करनी है। कोई एकदम जो है ना, जिसको कहते हैं ना, मर्सी नहीं शो करनी है, नो मर्सी एकदम। इतना, और बोलो जो मर्जी बोलना है बोलो, पूरा विपक्ष आपके ऊपर पीछे पड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके साथ खड़ा रहूं। और ये दोनों के साथ नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये उत्तराखंड में भी मैं देख रहा हूँ, गुजरात तो इन लोगों से भी आगे निकला, वहां तो गजब एकदम समतल, वहां तो फुटबॉल मैदान बना दिया गया, ऐसा समतलीकरण हुआ, लगा कि अभी ओलंपिक की तैयारी अगले ही साल करानी है इनको, ऐसा ओलंपिक का वो पूरा एकदम साफ ही कर दिया। वहां पे बहुत सारे लोग थे, मुसलमान, अवैध, बांग्लादेशी वगैरह, सबको वो पूरा झील कब्जा कर लिया था। तो ये बताता है कि अप्रोच बदली है, कि सेंटर थोड़ा सा, हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर अब ज्यादा ध्यान देंगे। स्टेट्स में जो हमारी सरकारें हैं वो कंप्लीट सफाई अभियान जुड़ो। और एचएमओ ने भी अपना रोल बदल दिया है। एचएमओ जिस प्रकार से निगोशिएशन नहीं कर रहा है और कह रहा है कि हम तो नक्सली को मारेंगे, वो कह रहे हैं जबकि ये लोग सरेंडर को तैयार हैं। अमित शाह जी सुन ही नहीं रहे हैं, लग रहा है योगी जी से मिलके जब से आए हैं तब से अलग ही कहानी चल रहा है। वो एक चुटकुला है ना योगी जी के ऊपर, की योगी जी को एक बार अमित शाह ने फोन करके बोला कि भाई 40 कैदी भेजे हैं, जरा देख लेना। बोला क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास तो 4 है महाराज जी, गाड़ी पलटी 36 मर गए और ये 4 भी जिंदा बचेंगे कि नहीं मेरे पास कोई उसकी आइडिया नहीं है जी। क्या बात कर रहे हैं अमित शाह जी, वो बस जाने ही वाले हैं, गाड़ी पलट गई थी जी। तो वही स्थिति उनकी है। अब वो सरेंडर करने को कहते भी है तो सीआरपीएफ वाला और सेंट्रल फोर्सेस जो है उड़ा ही दे रही है। बोला बस जाओ सीधा, एकदम अजीब स्थिति बनी हुई है, न रोते बन रहा है, ना हंसते बन रहा है। इस स्थिति में सर उपाय एक ही है कि जैसे चल रहा है वैसे चुपचाप चलने दिया जाए, और आप लोग फोकस नरेंद्र और सरेंडर पर बनाए रखिए। तो अंत में ओंकार जी से उनका क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। संजय जी, बात यह है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की पांत में खड़ा करना है तो इस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको बहुत त्वरित गति से हटाना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और मोदी जी जो कर रहे हैं या जो बाकी की उनकी कैबिनेट के सहयोगी हैं वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन देश में अलग अलग राज्यों में जो भी हमने दिक्कतें देखी हैं पिछले 1-2 दशक के भीतर, उन दिक्कतों को दुरुस्त करने का काम राज्यों के नेतृत्व को सौंपा गया। अब जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और मुख्यमंत्री हैं, वहां तो आसानी से ये सब हो रहा है, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं या एनडीए के इनके सहयोगियों की सरकारें नहीं है, वहां पर ये मुहिम सिरे चढ़ नहीं पा रही है। और क्यों नहीं चढ़ पा रही है ये भी हम और आप समझते हैं। तो वो एक अभी दिक्कत है, वो अभी एक बाधा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले कुछ महीनों में या अगले 1-2 सालों में 2029 से पहले हम होते हुए देखेंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2024 में तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी ने ये कहा था कि देशवासियों को बहुत बड़े फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए, बहुत बड़े फैसलों के लिए, और उसकी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें, अब ये नक्सलवाद है, आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, आंदोलनजीवी हैं, अराजकतावादी हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, पीएफआई, किसी ने सोचा था कि पीएफआई बैन भी होगा और इतने बड़े पैमाने पर बुलडोज भी होगा? और उनके जो दस्तावेज सामने निकल करके उस समय आए थे, उसमें तो मोदी जी तो कह रहे थे कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है। वो सपना देख रहे थे कि हमें भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है 2047 तक। तो ये जो वहां इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बैठ करके जो ये सपने देखते हैं कि सुबह की चाय अमृतसर में और डिनर दिल्ली में, तो
इन सपनों को चकनाचूर तभी किया जा सकता है जब बहुत डेडिकेशन के साथ, एक टीम के साथ, टीम वर्क के साथ उन सारी बाधाओं को खत्म किया जाए जो भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गई हैं। और इसके लिए जैसा मैंने कहा है कि बहुत डेडिकेशन की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब इनके पास एक टीम है, क्योंकि 14-15 राज्यों में अपनी सरकारें, अपने मुख्यमंत्री हैं, और 21-22 टोटल राज्यों में एनडीए की और भाजपा की सरकारें हैं। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मुहिम के तहत ये कार्रवाई चल रही है। जी, तो आइए आज की चर्चा को अब हम विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, ओंकार जी को और अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम।